आखिरकार डीएनए ने बताया कि पिता कौन है। उम्र के 98 दशक में एनडी तिवारी एक बच्चे के पिता साबित हुए हैं। आज अदालत ने एनडी तिवारी और याचिकाकर्ता रोहित शेखर की डीएनए रिपोर्ट खोली और पता चला कि दोनों का डीएनए मैच करता है। यानी अब यह तय हो चुका है कि कम से कम बायोलॉजिकली एनडी तिवारी रोहित शेखर के पिता हैं। एनडी तिवारी ही है पिता। रोहित शेखर के पिता हैं एनडी तिवारी। डीएनए टेस्ट से हुई पुष्टि। मैं ये कहना चाहूंगा कि एनडी तिवारी जी, आप मेरे नाजायज पिता हैं, मैं आपकी नाजायज संतान नहीं हूं। अदालत की चौखट पर लहू की पुकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी पर भारी पड़ गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जैसे ही डीएनए टेस्ट का नतीजा सुनाया, वैसे ही ये तय हो गया कि तिवारी जी हैं रोहित शेखर के पापा। अदालत ने बताया कि रोहित से एनडी तिवारी का डीएनए मैच कर गया है। डीएनए रिजल्ट बोला और उसके तहत ये साफ हो चुका है कि एनडी तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल फादर है। जिस शख्स को अपना बेटा कहने से इनकार करते रहे, अदालत के फैसले ने उसी रोहित शेखर को कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नारायण दत्त तिवारी की संतान बना दिया। जिस युवक पर उन्होंने अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया, उसके लहू से तिवारी जी के लहू का मिलान हुआ तो वो एक निकला। एक कद्दावर शख्स के साथ 7 साल लंबी चली लड़ाई में आखिरकार माँ बेटे की जीत हुई। ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा पाला पड़ा, बड़ा संघर्ष कठिन था। उस व्यक्ति ने न्याय की प्रक्रिया का पूरा दुरुपयोग किया। जितना प्रोट्रैक्ट हो सके प्रक्रिया, जितनी लंबित हो सके, वो सदा यही कि अंत में रोहित किसी तरह से निराश होकर छोड़ दे, ये विड्रॉ कर ले और इनको कभी भी न्याय न मिल सके, ये कभी सही साबित न हो सके। निश्चित रूप से हमारी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई है। पितृत्व की इस जंग में आरोप ये भी लगे थे कि रोहित की नजर एनडी तिवारी की संपत्ति पर है। अब जब रोहित ये साबित करने में कामयाब हो चुके हैं कि एनडी तिवारी ही उनके जैविक पिता हैं, तब मां कह रही है कि उन्हें तिवारी से कुछ नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को कभी हृदय से स्वीकार नहीं किया, जिसको हमने नहीं स्वीकार किया, उससे हमने कुछ नहीं लेना, उससे हमको कुछ नहीं चाहिए। उसको जो उसका अपना संपत्ति जिसको देना है दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो कोर्ट की शरण में आए हैं। कोर्ट, कानून की व्यवस्था, कानून हमें जो कुछ देगा हम उसकी शरण में हैं, उसी को हम स्वीकार करेंगे। नारायण दत्त तिवारी से हमें कुछ नहीं चाहिए। रोहित की लड़ाई अभी जारी रहेगी। रोहित ने अपने दावों को तो सही साबित कर दिया, लेकिन जंग अब होगी कानूनी अधिकारों की। जैसे कानूनी अधिकार होंगे, मैं वकीलों के साथ बैठूंगा, वो करूंगा। थोड़ा समय चाहिए। अब उत्तराधिकार की लड़ाई चलेगी। अभी तक तो ये अधिकार की लड़ाई थी कि पिता कौन है, ये जानने के बाद अब रोहित का कहना है कि उत्तराधिकार की लड़ाई अभी बाकी है। कानून में अभी उनके एक मोड़ पार किया है, एक मंजिल अभी लेनी बाकी है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो कम से कम डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं, ये बात अदालत में आज जाहिर हो गई। लेकिन एनडी तिवारी इसे अब भी साजिश मान रहे हैं। वो इसे रोहित के परिवार के स्वार्थ की लड़ाई करार दे रहे हैं। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री, 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, केंद्र में वित्त और विदेश मंत्री, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। ये कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेता एनडी तिवारी की वो पहचान है जिनमें से उनका रुतबा छलकता है। लेकिन शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी पहचान थोड़ी बदल गई। अब वो 32 साल के एक शख्स के पिता भी हैं। बेटा 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद ये साबित करने में कामयाब हो गया कि एनडी तिवारी ही उसके पिता है। हार की बौखलाहट आरोपों की शक्ल में निकल रही है। एनडी तिवारी खुद तो सामने नहीं आए, संदेश भिजवाए कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह दोनों पक्षों के बीच के अहम एवं स्वार्थ की लड़ाई है तथा मुफ्त में प्रचार प्रसार हेतु भी लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। मैंने अपने अंतःकरण और अंतःमन से कभी भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहा। मुझे मेरी सरलता के चलते मेरे जीवन के इस पड़ाव पर मेरे विश्वस्त लोगों के द्वारा
इस सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। हालांकि रोहित का परिवार एनडी तिवारी के इन आरोपों को पाखंड करार दे रहा है। ये सब पाखंड है, नारायण दत्त तिवारी का बहुत बड़ा पाखंड है। वो उसके हर बात के दो मायने होते हैं, दोहरे मायने होते हैं। आपने देख ही लिया, उसने कहा कि कंटिन्यू करेगा फाइट करना, उसी में आप देख लीजिए उसका इरादा क्या है। डीएनए सैंपल देने के लिए अदालत के आदेशों को कई बार ठेंगा दिखा चुके एनडी तिवारी अब यही कह रहे हैं कि वो अदालत का सम्मान करते हैं। लगे हाथ मीडिया से भी अपील कर दी कि ये उनका निजी मामला है और इसे निजी ही रहने दिया जाए। इसे तूल न दें, देश हित सर्वोपरि है, समय बर्बाद न हो, सकारात्मक काम हो। मैं इस प्रेस नोट के माध्यम से सम्मानित मीडिया के भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि मेरे निजी जीवन में मुझे अपनी तरह जीने का अधिकार है। इस प्रकरण को अन्यथा तूल न दें। अदालत में डीएनए रिपोर्ट आने से पहले एनडी तिवारी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो। उन्होंने रिपोर्ट गोपनीय रखने के लिए अदालत में याचिका भी डाली थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया। 87 साल की उम्र में बाप बनने का तमगा मिलने के बावजूद एनडी तिवारी के सुर नहीं बदले। कांग्रेस के इस कद्दावर नेता का कहना है कि एक षड्यंत्र का हिस्सा है। मतलब साफ है, एनडी तिवारी की पिक्चर अभी बाकी है। कैमरामैन प्रशांत राय और दिलीप राठौर के साथ अमित कुमार चौधरी, देहरादून, आज तक। तो रोहित शेखर और उज्ज्वला के लिए ये मामला इतना जल्दी सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कानूनी लड़ाई अभी कहीं और लंबी खिंचती हुई दिखाई देगी। मनीष मोहन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। मनीष जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, डीएनए रिपोर्ट में ये बात भले ही साबित हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे वकील हैं जिनका ये मानना है कि इससे ये तय नहीं होता, भले ही वो बायोलॉजिकल फादर की बात माने जा सकते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी रोहित शेखर बन जाए ये तय नहीं होता। क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दो दुर्भाग्यपूर्ण बातों के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले, हमारे देश में, हमारे न्याय व्यवस्था में इस तरह के पैटर्निटी सूट्स की चलन अभी शुरू नहीं हुई है जी। तो इस वजह से इतना निजी मामला कोर्ट में गया और जो ये लड़ाई चली है अभी तक, ये और कितने समय तक चलेगी, क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है। सूट में प्लेंटिफ डिफेंडेंट जिसके भी हक में फैसला आता है, आज की रिपोर्ट के आधार पर हम जो भी कंक्लूजन निकाल लें, उसके बाद अपील वगैरह का भी प्रावधान है जी। दूसरी बात जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये है कि इस केस में जो डिफेंडेंट है नारायण दत्त तिवारी जी, वो बार बार शपथ पत्र पे अपने रिप्लाई में वो हमेशा कहते आए हैं लगातार कि ऐसा कुछ नहीं है, पर साथ ही साथ वो अपने आप को दूर हटाना चाहते थे इस पूरे मुद्दे से, और उस वजह से वो ना तो ब्लड सैंपल्स देने को तैयार हो रहे थे, ना ही रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में आने देना चाह रहे थे जी। तो ये सब जो है खींचतान ये चलती रहेगी। ये लड़ाई अभी, ये जो कानूनी प्रक्रिया है अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ट्रायल चलेगा, उसके बाद अपील होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराधिकारी बनने की बात अभी बहुत दूर है रोहित के लिए। आज के रिपोर्ट के बाद जो डीएनए साइंटिफिकली जो रिपोर्ट आया है उसके बेसिस पे तो कोर्ट जो भी ऑब्जर्वेशंस लेगी जी, एविडेंस का स्टेज जाएगा, फिर ये होगा कोर्ट का फाइनल फैसला आते आते जब वो प्रक्रिया है उसमें जो समय लगेगा। तो मनीष जी, हम आपसे एक बार स्पष्ट तौर पर जानना चाहेंगे, रोहित शेखर को क्या अब किसी भी अदालत में वैध उत्तराधिकारी या बेटे के तौर पर माना जाएगा एनडी तिवारी के, या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरी कानूनी प्रक्रिया इस तरह से समझ लें कि आज जो रिपोर्ट आया है डीएनए का, ये एक साइंटिफिक टेस्ट है, इसका सिर्फ परसुएसिव वैल्यू होता है जी। और अभी जिन भी साइंटिस्ट लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार किया है उनको विटनेस बॉक्स में आना होगा, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो ये अभी तुरंत में बिल्कुल कंक्लूसिव नहीं है। और इस तरह के रिपोर्ट्स के बेसिस पे चूंकि डीएनए साइंस इतना एडवांस्ड है कि बिल्कुल स्पेसिफिक रिपोर्ट देता है, इसलिए इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, पर इनका वैल्यू सिर्फ परसुएसिव है। जब तक कोर्ट का फाइंडिंग नहीं आ जाता है, जब तक कोर्ट सूट अलाउ नहीं कर देती है, जब तक जो सूट में उन्होंने डिक्री मांगा है डिक्लेरेशन का जी, वो जब तक अलाउ नहीं होता है, तब तक इसका कोई कंक्लूसिव हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे कि हाँ ये उत्तराधिकारी है। हाँ, अदरवाइज ये सारा स्पष्ट हो गया है, पर
उसका सिर्फ मनीष जी, एक बहुत अहम बात यहाँ पर यह है कि उज्ज्वला जी से एनडी तिवारी की शादी नहीं हुई थी, तो ऐसे में क्या रोहित को वाकई में वारिस माना जा सकता है? क्या वो उनके कानूनी बेटे के तौर पर हो सकते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक शब्द प्रयोग करूंगा, अगर। जी, अगर ये सूट डिक्री हो जाता है और इस सूट के तहत ये फैसला आ जाता है कि हाँ, ये उनके पुत्र है और तिवारी जी इनके पिता हैं, तो वैसे में अविवाहित मां के संतान का भी एक अधिकार होता है, उत्तराधिकार का, और हमारे न्याय व्यवस्था में उसका भी एक हक बनता है। तो ये क्या हक एनडी तिवारी की तमाम संपत्ति पर बनेगा? यह सिर्फ पैतृक संपत्ति पर बनेगा जो कि शायद एनडी तिवारी के पिता के नाम पर हो? देखिए, इसमें दो तरह की संपत्ति एक आदमी के पास होती है। एक होती है स्व अर्जित संपत्ति और दूसरी होती है जो पुश्तैनी संपत्ति होती है। तो जहां तक पुश्तैनी संपत्ति का सवाल है, उस पर तो हक बनेगा। स्व अर्जित संपत्ति पर अपने आप हक नहीं बनता है। हाँ, अगर उन्होंने कोई वसीयत या कुछ किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा है जिसमें किसी खास व्यक्ति को देना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं तब फिर उत्तराधिकार का। जी, मैं इस वक्त रोहित शेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, आज जो अदालत में हुआ, जाहिर सी बात है इसे आप अपनी एक पहली जीत के तौर पर देख रहे होंगे और इसके लिए आपको बधाई। लेकिन ये बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है? नहीं, लक्ष्य क्या जो था, ये था कि मेरी माता जी की जो प्रतिष्ठा है जो दांव पे लगा रखी थी मिस्टर एनडी तिवारी ने, वो तो साफ हुई है ना कि आज वो कि झूठा कौन था और सच्चा कौन था, ये तो साबित हो गया है। जी, जाहिर सी बात है। तो क्या आप इसी से संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि एनडी तिवारी सार्वजनिक तौर पर आपकी माताजी को अपनाएं, आपको अपना नाम दें? क्या चाहते हैं आप? माताजी का अपनाने का सवाल क्या होता है? वो कौन होते हैं मेरी माताजी को अपना? मेरी माताजी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उनसे कोई वार्तालाप नहीं रखना चाहती, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ऐसे में एक सवाल ये उठता है रोहित जी कि आखिरकार इसके जरिए आप साबित क्या करना चाहते थे? आप और आपकी माताजी सच को जानते थे। एनडी तिवारी बार बार सार्वजनिक स्तर पर आकर कह रहे हैं कि ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या निजी मामला था, कोर्ट ने क्या कहा है ये भी आपने सुना होगा। जी जी, नहीं भाई, हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि एनडी तिवारी इस पूरे मामले को लेकर हमेशा अपने पैर पीछे घसीटते रहे हैं, यहां तक कि आज भी जब ये मामला कोर्ट में आ गया और उसके बाद डीएनए टेस्ट की बात भी सामने आ गई, उसके बाद भी उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यही कहा कि उनका निजी मामला है। जाहिर सी बात है वो इसे अपने निजी परिवेश में रखना चाहते हैं, आप इसे निजी परिवेश में नहीं रखना देना चाहते। जाहिर सी बात है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे आपकी लड़ाई कहां तक जाती है, हम ये समझना चाह रहे हैं। आप कैसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कोर्ट ने जस्टिस किया, ये कोर्ट का फैसला है। तो मेरा क्या कॉन्फ्लिक्ट है? नरेंद्र तिवारी क्या कह रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो कितनी सच है वो तो सबने देख ली है। तो वो क्या कहते हैं, मैं उनकी हर बात का जवाब तो देने के लिए यहां बैठा नहीं हूं, लेकिन जो कोर्ट ने फैसला किया है वो बिल्कुल न्यायोचित है और कोर्ट के फैसले पे जाना चाहिए। कोर्ट ने सच देखा है, उस व्यक्ति ने 5 साल हमें यातना दी है और 33 साल मेरी माता जी के साथ क्या किया है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या करते या कोई और महिला क्या करती, आप बस ये सोचिए। जी, जाहिर सी बात है। इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं? इसके आगे मैंने जैसे कहा कि नरेंद्र तिवारी जी ने इतने अपराध कर दिए, इतने अपराध कर चुके हैं वो जी, कानूनी अपराध, और कि उसकी लिस्ट में आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। जाहिर सी बात है। आप लेकिन कोर्ट में जो आप मसला उन्हें बहुत जवाबदेही करनी पड़ेगी। और मैं आपके माध्यम से आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी समाज में जो कहते हैं कि मोरालिटी होनी चाहिए या समाज सेवी कहते हैं या बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, आप उनसे पूछिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है कि हमारे देश में यही व्यक्ति उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अनडिवाइडेड, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रहे, प्रबल दावेदार रहे प्रधानमंत्री के, प्रबल दावेदार रहे राष्ट्रपति के, उन्होंने कोर्ट में जाके झूठ बोला, झूठे शपथ पत्र डाले केवल मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरी माताजी को नीचा ये कितनी शर्म की बात है पूरे देश के लिए, पूरे संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए हमारे देश के।
जी, जाहिर सी बात है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया एनडी तिवारी जी ने, उसमें उन्होंने कहा कि वो देश हित में काम करना चाहते हैं, देश हित में इस मामले को ज्यादा न उठाया जाए। जाहिर सी बात है, ये बात ही किसी को हजम नहीं हो रही है। मैं भगवान वो नहीं, मुझे हजम तो मुझे भी नहीं हो रही है। स्वाभाविक है कि आप किसी इंसान से पूछ लीजिएगा तो उनको भी नहीं होगा। जी, ऐसे में आज आपकी माताजी और आप, जब ये पूरा मामला एक तरह से जो आप कह रहे थे उससे सत्यापित करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़ा अजीब सा सवाल होगा। लेकिन आप लोग आज महसूस क्या कर रहे हैं? क्या ये कि आपकी सच की जीत हुई है, या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आप चाहते थे वो साबित हो पाया? सच की जीत तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो, और लेकिन इसमें जो है हमारी न्यायपालिकाओं का और हमारे जो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही प्रगतिशील जजमेंट फैसले दिए हैं, ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, और एक नहीं कई फैसले दिए हैं, तब जाके ये बात यहाँ तक पहुंची है। रोहित जी, माफ कीजिएगा, हमारे पास समय बहुत कम है। एक सवाल जिसका हम जवाब आपसे चाहेंगे, आपके साथ और आपकी माताजी के साथ जो आप लोगों का मानना है कि अन्याय हुआ है, उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं एनडी तिवारी? छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय नहीं है हमारे पास। एनडी तिवारी नहीं कर सकते, वो कोर्ट कर सकती है। हम कोर्ट के पास जाएंगे, जो करना है वो कोर्ट करेगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज इतना तो कम से कम रोहित शेखर और उनके माताजी का मानना है कि जो वो कहते थे वो सच है, और एनडी तिवारी कम से कम जो जुल्म उनके ऊपर ढाए गए उसकी भरपाई शायद कभी नहीं कर सकते।